हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक चिंतन पर चर्चा करेंगे। आज के व्याख्यान में मुख्यतः हमारा ध्यान नेहरू के समाजवाद की अवधारणा तथा लोकतंत्र की अवधारणा पर केंद्रित होगा। नेहरू उन नामों में से एक नाम है जिसने आधुनिक भारत के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेहरू की भूमिका दो रूपों में देखने में आती है। एक तो चिंतक के रूप में नेहरू ने आधुनिक भारतीय चिंतन को धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, लोकतांत्रिक समाजवाद, वैज्ञानिक मानववाद तथा अंतर्राष्ट्रीयवाद ऐसे अनेक महत्वपूर्ण अवधारणाएं प्रदान की हैं। किंतु दूसरी ओर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू की नीतियों ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने में घरेलू स्तर पर साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वास्तव में नेहरू एक चिंतक के रूप में उनके अनेक पहलू हैं। वो एक राष्ट्रवादी हैं, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रवाद में विश्वास है उनका, समाजवादी हैं, पर साथ ही साथ उदारवादी लोकतंत्र के सिद्धांतों में भी उनका भरोसा है। इस प्रकार नेहरू के चिंतन में विविध धाराएं शामिल होती हैं। नेहरू के चिंतन की जो विशिष्टता है वह ये कि वे राजनीतिक चिंतन के विभिन्न धाराओं को और कभी-कभी विपरीत लगने वाली धाराओं को भी एक साथ समावेशित कर लेते हैं। यही कारण है कि नेहरू को किसी एक श्रेणी में, चिंतन की किसी एक श्रेणी में बांधना मुश्किल है। नेहरू इन विविध धाराओं को समावेशित करते हैं। इसका संभवतः एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि उन्होंने दार्शनिक क्षेत्र में कभी अतिवादी स्थितियां स्वीकार नहीं की, अर्थात किसी वैचारिकी के प्रति उनका दृष्टिकोण अतिवादी नहीं रहा। वास्तव में चिंतन की दृष्टि से कई बार इसको हम नेहरू के चिंतन की कमी के रूप में भी देख सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि नेहरू के चिंतन में वो वैचारिकी के आधार का या दार्शनिक पैनापन नहीं रहा। किंतु दूसरी ओर यदि हम देखें तो ये नेहरू के चिंतन की विशिष्टता है। नेहरू का चिंतन दार्शनिक आधारों के साथ साथ व्यवहारिक आवश्यकताओं, व्यवहारिक राजनीति की आवश्यकताओं के आधार पर निर्मित होता है। यही कारण है कि नेहरू को बहुधा हम एक व्यवहारिक चिंतक के रूप में देखते हैं। किंतु ये बात बहुत स्पष्ट होनी चाहिए कि जब हम ये कहते हैं कि नेहरू अपनी नीतियों का निर्धारण, अपने विचारों का निर्धारण व्यवहारिक राजनीति को दृष्टिगत रखते हुए करते हैं, तो इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि नेहरू जिस राजनीति की बात कर रहे हैं या नेहरू के व्यवहारिक राजनीति में मैकियावेली की यथार्थवादी राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं है। वे इस बात को स्वीकार करते हैं कि राजनीतिक कदम उठाते वक्त या राजनीतिक निर्णय लेते वक्त व्यवहारिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखा जाना चाहिए। किंतु उसके बावजूद नेहरू की राजनीति में मूल्यों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। वास्तव में जब हम नेहरू के चिंतन को देखते हैं तो हम उसके दार्शनिक आधार में हम अनेक धाराओं को पाते हैं। एक को नेहरू का चिंतन तार्किक और यथार्थवादी है। नेहरू के चिंतन पर समाजवाद का प्रभाव है, विशेषकर फैबियन सोशलिज्म जिसको हम कहते हैं। बेट्रिस वेब और सिडनी वेब के फैबियन सोशलिज्म का बहुत अधिक प्रभाव नेहरू के चिंतन पर है।
साथ ही साथ नेहरू को मार्क्सवादी चिंतन का भी आकर्षण है, उसके प्रति भी आकर्षित है। गांधी का सानिध्य नेहरू को मिला, इसलिए यद्यपि गांधी और नेहरू के चिंतन में और नेहरू और गांधी के विचारों में कई स्थानों पर मतांतर है, वास्तव में हम ये कह सकते हैं कि गांधी के सबसे निकटतम आलोचक और सबसे प्रखर आलोचकों में से एक नेहरू हैं, जिन्होंने अनेक बिंदुओं पर गांधी के विचार को अस्वीकार किया। किंतु ये नहीं कहा जा सकता कि गांधी के चिंतन का नेहरू पर प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये एक विशाल दार्शनिक पृष्ठभूमि है नेहरू के चिंतन की। और दूसरी ओर जब भी हम नेहरू के चिंतन का आकलन करें तो व्यवहारिक राजनेता के रूप में नेहरू के अनुभवों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये दार्शनिक पृष्ठभूमि और व्यवहारिक अनुभव, ये दोनों मिलकर नेहरू के चिंतन को एक आकार प्रदान करते हैं। और इसलिए जब भी हम नेहरू के चिंतन को समझने की कोशिश करें, हमें इन दार्शनिक पृष्ठभूमि और व्यवहारिक आधारों को संग में रखकर समझने का प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले नेहरू के राजनीतिक जीवन का आरंभ राष्ट्रीय आंदोलन में सहभागिता के साथ होता है। युवा होने के नाते नेहरू उदारवादियों की 3 P's की नीति अर्थात प्रेयर, पिटीशन और प्रोटेस्ट से सहमत नहीं है। नेहरू उदारवादियों के इस विचार से सहमत नहीं है कि ब्रिटिश शासन भारत के हित में है। उदारवादियों की नीति के प्रति ये असंतोष ही उन्हें धीरे धीरे अपने पिता की अतिवादी उदार नीतियों के प्रति मोहभंग उत्पन्न करता है। उदारवादियों से मोहभंग होना और स्वाभाविक है। उदारवादियों का विकल्प उग्रवादी राष्ट्रवाद के रूप में है। तिलक और उनके का जो समूह है उनके उग्रवादी राष्ट्रवाद के रूप में है। नेहरू उदारवादियों की नीतियों से संतुष्ट नहीं है, किंतु उन्हें उग्रवादी विकल्प भी स्वीकार्य नहीं है। यद्यपि वे उग्रवादियों की इस अवधारणा से सहमति रखते हैं कि हमें स्वशासन के अधिकार की मांग अधिकार के रूप में करनी चाहिए। स्वशासन के लिए उनकी जुझारूपन के नेहरू समर्थक हैं, किंतु जो बात नेहरू को उग्रवादी राष्ट्रवाद से दूर करती है वो नेहरू का तार्किक और वैज्ञानिक स्वभाव, और इस तार्किक और वैज्ञानिक स्वभाव के कारण नेहरू उग्रवादियों के उस विचार को स्वीकार नहीं कर पाते जहां उग्रवादी धर्म को राष्ट्रवाद का आधार मानते हैं। ये धर्म को राष्ट्रवाद का आधार मानना नेहरू के लिए एक स्वीकार्य स्थिति नहीं है। वास्तव में नेहरू का राष्ट्रवाद सांस्कृतिक और धार्मिक राष्ट्रवाद नहीं है, बल्कि उदारवादी राष्ट्रवाद है। उनकी दृष्टि में भारतीय राष्ट्रवाद की जो मूल प्रवृत्तियां हैं वे क्या होनी चाहिए? वे होनी चाहिए पंथनिरपेक्षता, विवेकवाद और विज्ञानवाद तथा एक अंतर्राष्ट्रीय विश्व दृष्टि। यही कारण है कि उनके तार्किक चिंतन ने उन्हें किसी भी धार्मिक, आध्यात्मिक या पुनरुत्थानवादी राष्ट्रवाद के विमर्श का आलोचक बनाया। नेहरू स्पष्ट रूप से मानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अनिवार्यतः पूंजीवाद विरोधी, सामंतवाद विरोधी और बुर्जुआ विरोधी और फलतः साम्राज्यवाद विरोधी होना चाहिए। नेहरू कांग्रेस के अंदर वास्तव में कांग्रेस के सबसे प्रखर आलोचकों में है।
नेहरू स्वराज के विचार को लेकर कांग्रेस की मुख्य धारा का जो विचार है उससे सहमत नहीं है। 1928 के कैलकाटा कांग्रेस तक कांग्रेस की मुख्य नेतृत्व सिर्फ अधिराज्य की मांग कर रहा था। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उनके कार्यक्रम में शामिल नहीं थी। किंतु नेहरू के लिए स्वराज का अर्थ पूर्ण स्वराज है और उससे कम कुछ भी नहीं। नेहरू स्पष्ट रूप से कहते हैं, यदि भारत को विश्व को कोई संदेश देना है तो इतना स्पष्ट है कि वह ऐसा सिर्फ तभी प्रभावी ढंग से कर सकता है जब वो एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हो, न कि ब्रिटिश समूह के एक सदस्य के रूप में। पूर्ण स्वराज के विचार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के कारण उन्होंने निरंतर कांग्रेस को इसलिए दिशा में समझाने का प्रयास किया कि कांग्रेस पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य मान ले। पूर्ण स्वराज को कांग्रेस अपना लक्ष्य माने और इसको अपने उद्देश्यों में शामिल करे। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए नेहरू ने 2 संगठनों की भी स्थापना की, द रिपब्लिकन लीग और इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। इन दोनों ही संगठनों का काम क्या था? पूर्ण स्वराज की मांग की दिशा में काम करना। ये नेहरू का ही प्रयास था कि अंततः 1929 के लाहौर कांग्रेस में पूर्ण स्वराज की मांग को कांग्रेस के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक राष्ट्रवादी के रूप में, कांग्रेस के सदस्य के रूप में नेहरू की अपनी एक विशिष्ट दृष्टि है। नेहरू कांग्रेस के अंदर रहकर कांग्रेस बहुत सारे विषयों पर कांग्रेस के विचार से असहमत है और उस असहमति को वो बड़े लोकतांत्रिक ढंग से अभिव्यक्त करने की क्षमता रखते हैं। अनेक बिंदुओं पर उनका गांधी से दुराव है। गांधी के सबसे निकटतम प्रशंसकों में नेहरू है, किंतु गांधी के कई एक विचारों पर, गांधी के स्वराज की अवधारणा पर, गांधी के भावी भारतीय राष्ट्र की अवधारणा पर नेहरू को आपत्ति है। नेहरू अपने विरोध को, विचारों की भिन्नता को बड़ी सहजता से अभिव्यक्त करते हैं। नेहरू कभी ये स्वीकार नहीं करते कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार ग्रामीण अर्थव्यवस्था हो। उनका मानना है कि भारत में औद्योगिकरण को यदि हम तेज नहीं करते तो हमारे लिए अपने कुटीर उद्योगों को बचाना भी कठिन होगा। ऐसे अनेक बिंदुओं पर नेहरू गांधी से अलग खड़े हैं, किंतु विशिष्टता क्या है? नेहरू वैचारिक विरोध को उस स्तर पर नहीं ले जाते जहां संघ में खड़े होकर संवाद करना संभव न हो। ये नेहरू के विचार की विशिष्टता है। यही वो विशिष्टता है जो नेहरू को स्वतंत्रता के बाद प्रधानमंत्री के रूप में अनेक विरोधी धाराओं को संघ में लेकर जाने में मदद करती है। तो इस प्रकार हमने देखा नेहरू के राष्ट्रवाद का विचार। अब जो नेहरू का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वो है नेहरू के समाजवाद की अवधारणा। जैसा मैंने पहले भी बताया कि नेहरू का समाजवाद फैबियन समाजवाद से प्रभावित है। बर्नर्ड शॉ, बेट्रिस वेब, सिडनी वेब के विचार उन्हें आकर्षित करते हैं। कांग्रेस के सदस्य के रूप में नेहरू ने इस बात पर बार बार बल दिया कि कांग्रेस को एक ऐसा आर्थिक कार्यक्रम अपनाना चाहिए जो समाजवादी विचारों पर आधारित हो। नेहरू के शब्दों में, मैं भारत की स्वतंत्रता के लिए कार्य कर रहा हूं क्योंकि मेरे अंदर का राष्ट्रवादी मुझे विदेशी आधिपत्य को स्वीकार करने की अनुमति नहीं देता। मैं भारतीय स्वतंत्रता के लिए काम इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि मुझे ये लगता है कि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए ये आवश्यक चरण है।
मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस एक समाजवादी संस्था बने और इस दिशा में कांग्रेस उन शक्तियों के साथ हाथ मिलाए जो इस दिशा में काम कर रही हैं। नेहरू पर समाजवाद का प्रभाव उनके विद्यार्थी जीवन से था और वो प्रभाव इतना प्रबल था कि वे कांग्रेस की में रहते हुए, कांग्रेस के सदस्य रहते हुए और सक्रिय सदस्यों में से एक रहते हुए भी कांग्रेस के का जो वर्ग चरित्र था, जहाँ जो अभिजात्य था, जो बुर्जुआ था, उसको नेहरू देख पाते हैं और उसके लिए एक पैनी आलोचक की दृष्टि रखते हैं। नेहरू इस बात को देख पाते हैं और इस बात पर आपत्ति भी करते हैं कि कांग्रेस यद्यपि राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए तो काम करना चाहती है, किंतु दूसरी ओर वो सामाजिक आर्थिक ढांचे में परिवर्तन में रुचि नहीं लेती और उस सामाजिक आर्थिक ढांचे में एक विशिष्ट वर्ग को विशेष सुविधाएं हैं और कांग्रेस उसको बनाए रखना चाहती है। नेहरू का मानना है कि स्वराज बिना सामाजिक आर्थिक समानता के कोई अर्थ नहीं रखता। इस प्रकार नेहरू उस बात पर बल देते हैं कि समाजवाद और स्वराज भारत के आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के में एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरे की पूर्ति नहीं हो सकती। यदि स्वराज नहीं मिलता तो सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना नहीं हो सकती, और यदि हमारी दृष्टि में सामाजिक आर्थिक न्याय नहीं है, उसकी स्थापना का विचार नहीं है, तो स्वराज का कोई अर्थ होने वाला नहीं है। ये बहुत विशिष्ट है कि कांग्रेस की इतनी गहरी आलोचना नेहरू कांग्रेस के सक्रिय सदस्य होने के नाते कर रहे हैं। ये स्पष्ट करता है कि नेहरू की दृष्टि का आलोचक की दृष्टि है। हालांकि नेहरू ये मानते हैं और ये चाहते हैं कि भारत में समाजवादी आधार पर समाज का गठन किया जाए, किंतु नेहरू का समाजवाद की परिभाषा बहुत स्पष्ट नहीं है। उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि सोवियत मॉडल का समाजवाद भारत के लिए न तो संभव है और न वांछनीय। वे बार बार इस बात पर बल देते हैं कि भारत का समाजवाद भारत की आवश्यकताओं से निकल कर आना चाहिए, उसकी अपनी एक विधा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भारतीय समाज की स्थितियां यूरोपीय समाज की स्थितियों से भिन्न है। यही कारण है कि समाजवाद का कोई भी विदेशी मॉडल भारत पर लागू नहीं होता। हमें अपने समाजवाद को अपने सामाजिक स्थितियों से ही विकसित करना पड़ेगा। वास्तव में हम ये कह सकते हैं कि नेहरू के समाजवाद की अवधारणा भारतीय समाज की व्यवहारिक आवश्यकताओं से निर्मित होती है, न कि समाजवाद के किसी स्थापित धारा से। और उस बात को ये बड़े स्पष्ट रूप से नेहरू कहते हैं कि इस बात की कल्पना करना भी मूर्खता है कि विभिन्न देश जिनके की पृष्ठभूमियां भिन्न भिन्न हैं, वहां प्रक्रियाएं एक ही रूप में होंगी। नेहरू मार्क्सवाद के बहुत बड़े समर्थक हैं, किंतु कुछ एक बिंदुओं पर नेहरू मार्क्सवाद के प्रति आलोचक दृष्टि रखते हैं। नेहरू मार्क्सवाद के वर्ग संघर्ष और सर्वहारा के अधिनायकत्व के विचार को स्वीकार नहीं करते। एक लोकतांत्रिक होने के नाते नेहरू मार्क्सवाद के इस विचार को स्वीकार नहीं कर पाते कि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हिंसक या क्रांतिकारी साधनों से ही आना चाहिए। इसके ठीक विपरीत नेहरू बार बार इस बात पर बल देते हैं कि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया शांतिपूर्ण और क्रमिक होनी चाहिए। नेहरू इस बात पर बल देते हैं कि हमें निरंतरता और परिवर्तन के बीच में एक संतुलन बनाए रखना होगा, तभी वो परिवर्तन स्थायी परिवर्तन होगा। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि नेहरू को समाजवाद की किसी एक शाखा से जोड़ना बिल्कुल भी अनुचित होगा, क्योंकि नेहरू का समाजवाद
उनकी दृष्टि का समाजवाद है जो भारतीय समाज की व्यवहारिक आवश्यकताओं से निर्मित होता है। उद्देश्य स्पष्ट है, सामाजिक आर्थिक समानता और न्याय की स्थापना और मानवीय अस्मिता की सुरक्षा। चूंकि राजनीतिक क्षेत्र में नेहरू का बहुत अधिक खिंचाव उदारवादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों के प्रति था, संभवतः यही वो कारण है कि नेहरू कभी भी क्रांतिकारी समाजवाद की अतिवादी प्रवृत्तियों की ओर आकर्षित नहीं हो पाए। मानवतावादी होने के नाते उनके लिए व्यक्ति केंद्र में है। वो व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं कर सकते। सामाजिक समानता लक्ष्य है, पर नेहरू बार बार इस बात पर बल देते हैं कि ये दोनों लक्ष्य एक दूसरे के विपरीत नहीं है। हम इन दोनों के बीच समरसता स्थापित कर सकते हैं, अर्थात समानता स्थापित करने के लिए हमें व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनने की आवश्यकता नहीं है। और नेहरू उस पद्धति को ढूंढना चाहते हैं जहां इन दोनों मूल्यों को एक साथ संजोया जा सके, और वो रास्ता उन्हें समाजवादी लक्ष्य को प्राप्त करने के लोकतांत्रिक तरीकों में दिखता है। नेहरू लोकतंत्र और समाजवाद को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। नेहरू इस बात पर बल देते हैं कि वे कहते हैं, मैं ये नहीं समझ पाता कि समाजवाद के अंदर व्यक्ति के लिए अधिकतम स्वतंत्रता को सुनिश्चित क्यों नहीं किया जा सकता, बल्कि मेरा मानना यह है कि समाजवाद में व्यक्ति की स्वतंत्रता वर्तमान व्यवस्था से कहीं अधिक सुनिश्चित की जा सकती है। नेहरू समाजवाद का ऐसा मॉडल ढूंढना चाह रहे हैं जहां यह संभव हो पाए, जहां व्यक्ति पहले से अधिक स्वतंत्र हो जाए। और इसलिए नेहरू क्रांतिकारी समाजवाद या राज्य को अत्यधिक शक्तिशाली बनाने वाला समाजवाद की ओर आकर्षित नहीं होते। समाजवादी चिंतक होने के साथ जब नेहरू पर प्रधानमंत्री का दायित्व आता है, एक ऐसे नए स्वतंत्र राष्ट्रीय राज्य के प्रधानमंत्री होने का दायित्व जिसकी अर्थव्यवस्था अभी शैशव अवस्था में है, तो नेहरू के लिए यह अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम एक ऐसा रास्ता अपनाएं जो हमारी अर्थव्यवस्था को अधिक सशक्त करे। उनके लिए एक कठोर वैचारिक दृष्टि अपनाने से अधिक महत्वपूर्ण वो व्यवहारिक आवश्यकता है जो भारतीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाए। और इसके लिए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, मेरा उद्देश्य भारत के लिए सामाजिक आर्थिक विकास का रास्ता ढूंढना है, और मैं इस बात पर ध्यान नहीं देता कि ये किस वाद से हो पाएगा। अगर एक तरीका संभव नहीं है तो मैं दूसरे तरीके से काम करूंगा। इस बिंदु को यदि हम समझते हैं तो हमें बार बार ये दिमाग में रखना होगा कि नेहरू के ऊपर व्यावहारिक राजनेता की जिम्मेदारी है। अगर हम सैद्धांतिक दृष्टि से देखें तो हम पुनः ये कह सकते हैं कि यहाँ नेहरू का जो सैद्धांतिक दृष्टिकोण है उसमें बहुत अधिक लचीलापन है। उसमें वो वैचारिक पैनापन नहीं है, वो सैद्धांतिक पैनापन नहीं है। उनको किसी एक श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। पर इसको समझने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि नेहरू की जिम्मेदारी एक राजनेता की है। तो इस दृष्टि से राजनेता के रूप में उनकी इस लचीलेपन को हमें स्वीकार करना होगा, या बल्कि उसकी प्रशंसा करनी होगी। भारत की विशिष्ट सामाजिक आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए नेहरू ने यह समझ लिया कि भारत के लिए न पूर्ण रूप से समाजवादी और न तो पूर्ण रूप से पूंजीवादी व्यवस्था उचित होगी। साथ ही साथ नेहरू जिस दौर में बात कर रहे हैं उसमें उन्होंने एक बात ये स्पष्ट देख ली कि पूंजीवाद का जो चरित्र समाजवादी चिंतन में दिखाया गया है वो पूंजीवाद का चरित्र अब बदल चुका है।
पूंजीवाद अपने लाभों को धीरे धीरे समाज के विकास में लगाने का काम कर रहा है। यानी नेहरू जिस काल में अपना चिंतन दे रहे हैं, उस समय पूंजीवाद अपना चरित्र बदल रहा है। नेहरू ने भारत के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का रास्ता उचित माना। उनका मानना था ये अर्थव्यवस्था वैसी होगी जहां पर समाजवादी और पूंजीवादी दोनों ही व्यवस्थाओं के गुणों का लाभ भारतीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा। नेहरू ने अपने मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल में ये स्पष्ट किया कि जो महत्वपूर्ण क्षेत्र होंगे उस पर राज्य का नियंत्रण होगा और जो अन्य क्षेत्र होंगे उस पे निजी क्षेत्रों का नियंत्रण होगा, किंतु निजी क्षेत्र राज्य के नियंत्रण में ही काम करेंगे। इसी क्रम में नेहरू एक समाजवादी हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था का उन्नयन उनका दायित्व है। गांधी के निकटतम व्यक्ति होने के बावजूद, जिसकी चर्चा मैंने अभी पहले भी की थी, नेहरू गांधी से मतभेद रखते हैं। किस विषय पर? भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी हो, इस विषय पर। जहां गांधी बार बार ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जिसका आधार कुटीर उद्योग धंधा होगा, उसके पुनरुत्थान पर बल देते हैं और औद्योगिकरण को भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बुराई के रूप में देखते हैं। उनके ठीक विपरीत नेहरू औद्योगिकरण को भारतीय आर्थिक समस्याओं के समाधान के रूप में और त्वरित सामाजिक आर्थिक विकास के साधन के रूप में देखते हैं। नेहरू बड़े स्पष्ट रूप से कहते हैं कि औद्योगिकरण ही है जो भारत की समस्त सामाजिक आर्थिक समस्याओं का निदान है। नेहरू का तर्क है कि वर्तमान आधुनिक विश्व में कोई भी राष्ट्र राजनीतिक और आर्थिक रूप से पूर्ण स्वतंत्र तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वह उच्चतम स्तर पर औद्योगिकृत न हो और संसाधनों की शक्ति का विकास न करे। ना ही बिना औद्योगिकरण के वो जीवन स्तर में वृद्धि कर सकता है और गरीबी की समस्या का समाधान भी नहीं कर सकता। इन समस्याओं के समाधान के लिए ये आवश्यक है कि जीवन के हर क्षेत्र में आधुनिक तकनीक की सहायता ली जाए। औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ देश विश्व के संतुलन को बिगाड़ता रहेगा और उसका यह पिछड़ापन अधिक विकसित देशों की आक्रमणकारी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करेगा। यदि ऐसा राष्ट्र अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता को बचा भी लेता है तो उस स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं होगा, क्योंकि आर्थिक नियंत्रण दूसरों के हाथ में चला जाएगा और बिना आर्थिक स्वतंत्रता के राजनीतिक स्वतंत्रता सुनिश्चित नहीं की जा सकती। ये बहुत गहरे तर्क हैं जो नेहरू औद्योगिकरण के पक्ष में और गांधी की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विपक्ष में देते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि नेहरू औद्योगिकरण को एक ओर तो राष्ट्र की सामाजिक आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक मानते हैं और दूसरी ओर, जो बहुत महत्वपूर्ण है, दूसरी ओर वे इसे आवश्यक मानते हैं। उनका मानना इसके बिना राष्ट्र की संप्रभुता की सही अर्थों में सुरक्षा नहीं हो सकती। तो इस प्रकार हमने नेहरू के समाजवादी विचार को देखा। नेहरू का समाजवाद, जैसा हमने बार बार चर्चा की, वो किसी विशिष्ट श्रेणी का समाजवाद नहीं है। इसे किसी विशेष प्रकार के समाजवाद से जोड़ना उचित नहीं होगा। हालांकि हम
ये कह सकते हैं कि नेहरू का समाजवाद भारतीय परिस्थितियों से उत्पन्न लोकतांत्रिक समाजवाद है, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता स्थापित करना चाहता है, पर उस प्रक्रिया में व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ, व्यक्ति की अस्मिता के साथ, व्यक्ति की सृजनशीलता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। नेहरू के समाजवाद की ये जो धारणा है, जिसको हम किसी भी अतिवादी समाजवादी खाके की दृष्टि से समाजवादी नहीं कह सकते, कई सारे समाजवादी आलोचक नेहरू को समाजवादी मानने को ही तैयार नहीं है। हमें इसे समझना होगा, और इसको समझने के लिए हमें नेहरू का लोकतंत्र का विचार समझना होगा। नेहरू उदारवादी लोकतंत्र के सिद्धांतों में उनका गहरा विश्वास है, और बहुत सारे संशोधन वो समाजवाद में लेकर आते हैं, वो उनके इसी विश्वास का परिणाम है। नेहरू का तार्किक मन, नेहरू का स्वतंत्र व्यक्ति और स्वतंत्रता की इच्छा कभी भी उन्हें सर्वाधिकारवादी समाजवाद की ओर ले ही नहीं जा सकती थी। जब हम नेहरू के लोकतंत्र की अवधारणा को देखते हैं तो हम पाते हैं नेहरू की लोकतंत्र की अवधारणा निरंतर विकसित होती गई है। स्वतंत्रता के काल में या राष्ट्रीय आंदोलन के काल में स्वतंत्रता का मूल अर्थ स्वशासन के अधिकार से था। इस दौर में उन्होंने स्वशासन के साथ साथ आर्थिक लोकतंत्र को लोकतंत्र का आवश्यक पक्ष माना। नेहरू बार बार कहते हैं, बिना आर्थिक लोकतंत्र के राजनीतिक लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं है। किंतु अंततः नेहरू के लोकतंत्र की अवधारणा एक व्यापक अवधारणा है, जिसका बल किस बात पर है? जिसका बल है राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में सभी के लिए समान अवसर तथा प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के पूर्ण विकास के पूर्ण अवसर की स्वतंत्रता। लोकतंत्र नेहरू के लिए मात्र एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं है। नेहरू मानते हैं लोकतंत्र एक जीवन शैली है, जो सत्य की खोज के प्रति जिज्ञासु प्रवृत्ति पर आधारित है। नेहरू के लोकतंत्र का आधार सहिष्णुता और विविध विचारों और विविध जीवन शैलियों के लिए स्वीकार्यता। नेहरू की दृष्टि में ये लोकतांत्रिक समाज की आधारशिला है। केवल चुनाव की विशेष पद्धति, केवल मतदान का अधिकार, ये संरचनात्मक व्यवस्थाएं आवश्यक हैं, किंतु केवल यही लोकतंत्र नहीं है। लोकतांत्रिक समाज में विविधता के प्रति स्वीकार्यता अनिवार्य है। नेहरू कहते हैं कि यदि विचार की स्वतंत्रता पर बल देते हुए नेहरू कहते हैं, यदि हम अपने से विरोधी विचार को अभिव्यक्त करने से रोकते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उसे पसंद नहीं करते, तो यह रोकना बिल्कुल उसी प्रकार का है जैसे हम अपने किसी विरोधी को अस्वीकार करने के लिए उसे हम शारीरिक क्षति पहुंचाएं। तो नेहरू की दृष्टि में विचार अभिव्यक्ति को रोकना एक बहुत बड़ा अपराध है लोकतांत्रिक दृष्टि से, और ये किसी भी हाल में शारीरिक कष्ट पहुंचाने से कम नहीं है। इस प्रकार नेहरू के लोकतंत्र का विचार स्वतंत्रता, समानता, जब वो समानता की बात करते हैं तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा व्यक्ति की अस्मिता, स्व अनुशासन, सामाजिक समरसता और सहयोग, ये वे मूल्य हैं जो मिलकर लोकतंत्र का आधार खड़ा करते हैं। जहाँ तक लोकतंत्र के संरचनात्मक ढांचे की बात है, जहाँ गांधी
संसदीय लोकतंत्र के बहुत बड़े आलोचक हैं और वो इसे लोकतंत्र मानने को ही तैयार नहीं है। नेहरू संसदीय लोकतंत्र को उपलब्ध साधनों में सबसे अच्छा और सबसे संभव साधन मानते हैं जो लोकतंत्र को संभव बनाता है। किस प्रकार? क्योंकि यह वाद विवाद, विचार विमर्श और संवाद के लिए एक वातावरण का निर्माण करता है। नेहरू बार बार कहते हैं कि बिना संवाद, बिना विचार विमर्श के लोकतंत्र संभव नहीं है। यानी नेहरू का लोकतंत्र का जो विचार है वो सहिष्णुता, संवाद, व्यक्ति की अस्मिता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, सामाजिक व्यवस्था का न्याय और समानता पर आधारित है। लोकतांत्रिक समाज के उच्चतम लक्ष्यों की ओर संकेत करते हुए नेहरू कहते हैं कि हमारे लिए सिर्फ इतना ही पर्याप्त नहीं है कि हम अधिकतम भौतिक संसाधनों का उत्पादन करें। हमें जीवन की एक उच्च स्तर चाहिए, इसलिए भौतिक समृद्धि आवश्यक है। पर ऐसा हम कदापि व्यक्ति की सृजनात्मक स्वभाव, व्यक्ति की सृजनात्मक ऊर्जा, व्यक्ति की साहसिक प्रवृत्ति के बल पर नहीं कर सकते और उनमें से किसी के मूल्य पर नहीं कर सकते जिन्होंने युगों युगों से जीवन को उदात्त बनाया है। अर्थात लोकतंत्र मात्र चुनाव का प्रश्न नहीं है। क्या कह रहे हैं नेहरू? स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हमारे लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है कि हम अधिक से अधिक भौतिक संसाधन उत्पन्न करें। इसकी आवश्यकता है क्योंकि हमें जीवन का उच्च स्तर चाहिए, पर इस आवश्यकता को हम किस मूल्य पर प्राप्त नहीं करेंगे? व्यक्ति की सृजनात्मक क्षमता, व्यक्ति की सृजनात्मक स्वभाव, उसका सृजनात्मक ऊर्जा, व्यक्ति की साहसिक प्रवृत्ति, यानी वो प्रवृत्तियां हैं जो समाज को उदात्त बनाती हैं। इनकी कीमत पर हम भौतिक समृद्धि प्राप्त करने का प्रयास नहीं कर सकते। और लोकतंत्र वो व्यवस्था है जो इन स्वतंत्रताओं और इन उदात्त भावनाओं को सुरक्षित करे, न कि मात्र चुनाव की एक व्यवस्था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नेहरू की लोकतंत्र की अवधारणा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता पर आधारित है। और नेहरू बार बार बल देते हैं कि ये तीनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम इन तीनों को अलग करके नहीं देख सकते। पश्चिमी लोकतंत्र में नेहरू को जो आपत्ति दिखती है वो ये दिखती है कि राजनीतिक स्तर पर तो हमने समानता के लिए बहुत प्रयास किए, किंतु बाकी पक्षों में हमने वैसा प्रयास नहीं किया और अंततः उसका परिणाम क्या हुआ? अंततः उसका परिणाम एक ऐसी व्यवस्था हुई जिसमें सबको मत का अधिकार होने के बावजूद कुछ लोगों का वर्चस्व बना रहा। नेहरू इस लोकतंत्र को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। नेहरू बार बार बल देते हैं, नेहरू ने एक स्थान पर कहा है, भूखे व्यक्ति के लिए वोट का कोई महत्व नहीं है। इसका अर्थ क्या है? सामाजिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र संभव नहीं है और सामाजिक लोकतंत्र के नाम पर राजनीतिक लोकतंत्र को हम रोक नहीं सकते। ये दोनों हमें एक दूसरे के साथ ही चाहिए, इन्हें हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। और इसलिए नेहरू की दृष्टि का लोकतंत्र समानता और स्वतंत्रता में एक संतुलन की अपेक्षा करता है। अब अगर हम नेहरू के इन विचारों पर एक आलोचनात्मक दृष्टि डालें तो जहाँ तक नेहरू के समाजवाद की दृष्टि है उस पर कई आलोचकों ने कहा कि नेहरू लोकतंत्र को इतना महत्व देते हैं कि समाजवाद उनके लिए गौण और लोकतंत्र प्रमुख बन जाता है। किंतु अगर हम इसे भारतीय समाज की आवश्यकताओं के संदर्भ में देखें तो हम ये पाएंगे कि ये नेहरू के चिंतन की कमी नहीं है, बल्कि ये नेहरू के चिंतन की ताकत है। नेहरू ये समझ पाते हैं कि भारतीय समाज जिसकी पृष्ठभूमि अलग है
उस पर कोई भी आयातित समाजवाद का मॉडल आरोपित नहीं किया जा सकता। ये नेहरू की विशिष्टता है। और भारतीय समाजवाद भारतीय समाज से निकलकर ही आना चाहिए। और भारतीय समाजवाद सामाजिक न्याय को सबसे महत्वपूर्ण मानेगा, किंतु इस सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए एकमात्र रास्ता केवल लोकतांत्रिक रास्ता ही हो सकता है, क्योंकि नेहरू ये समझ पा रहे थे कि जो नया राष्ट्र उत्पन्न हुआ है, जिसने स्वतंत्रता के लिए इतना लंबा संघर्ष किया है, अगर यहाँ पर कोई भी चूक होती है तो स्वतंत्रता का इतना लंबा संघर्ष, जहाँ हम ये सोच रहे थे कि हम रेल्म ऑफ फ्रीडम में जाने वाले हैं, किसी भी एक चूक से उसकी दिशा निरंकुशता की ओर हो सकती है। और यदि ऐसा होता तो भारतीय स्वतंत्रता का आंदोलन और उसके सारे लक्ष्य हारे हुए होते। नेहरू की ये विशिष्ट दृष्टि उनको समाजवाद का एक विशेष संस्करण बनाने के लिए प्रेरित करती है, और यही नेहरू का विशिष्ट योगदान है। तो इस प्रकार आज हमने नेहरू के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान, विशेषकर राष्ट्रीयता को लेकर या राष्ट्रवाद की नेहरू की अवधारणा, समाजवाद की नेहरू की अवधारणा और लोकतंत्र की नेहरू की अवधारणा पर चर्चा की। धन्यवाद।